18 जोड़ कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ ऐसे दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेक से सुनें। कहानी की प्रकृति। यह एक काल्पनिक कथा है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूर्णतः लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जाति, संस्कृति, समाज या धर्म से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हमारा किसी की धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे एक काल्पनिक और मनोरंजनात्मक रचना के रूप में लें। इस कहानी का पूरा श्रेय ऑडियो तले एफएम को जाता है। चिकित्सालय का कमरा शांत था। दीवारों पर लगी जड़ी बूटियों की छाया दीपक की लौ के साथ हिल रही थी। बाहर शाम उतर चुकी थी। आकाश के रंग पत्थर की खिड़की से भीतर झर रहे थे। अर्जुन आधा उठकर बैठा था। पसलियों में अभी भी दर्द था। सांस गहरी लेने पर खिंचाव उठता। पर भीतर मूलाधार के पास की रेखा स्थिर थी। दरवाजे के बाहर कदमों की धीमी, मापी हुई आहट सुनाई दी। ये साधारण शिष्य की चाल नहीं थी। यह नियंत्रित थी, न भारी न हल्की। दरवाजा पूरी तरह खुला। 3 व्यक्ति भीतर आए। बीच में आचार्य ध्रुव। सफेद दाढ़ी, लंबा दुबला शरीर, आंखें ऐसी जैसे पत्थर के भीतर जमी हुई अग्नि। उनकी उपस्थिति कमरे की हवा बदल देती थी। 2 अन्य वरिष्ठ शिष्य पीछे खड़े रहे। अर्जुन ने धीरे से सिर झुकाया। आचार्य ध्रुव उसके पास आए। कुछ क्षण बिना बोले उसे देखते रहे। फिर बोले, तू खड़ा हो सकता है। आवाज कठोर नहीं थी, पर उसमें परीक्षण था। अर्जुन ने पलंग का सहारा लिया। धीरे से उठा। पसलियों में दर्द उठा, पर उसने उसे चेहरे पर नहीं आने दिया। आचार्य की आंखें उसकी सांस पर टिक गईं। गहरी श्वास ले, उन्होंने कहा। अर्जुन ने लिया। छोड़। उसने छोड़ा। आचार्य ने अपनी 2 उंगलियां उसके नाभि के नीचे रखीं। स्पर्श हल्का था, पर जैसे ही उंगलियां त्वचा से लगीं, अर्जुन ने भीतर एक हल्का कंपन महसूस किया, जैसे कोई उसकी नाड़ियों के भीतर उतर रहा हो। आचार्य की आंखें बंद थीं। कमरे में मौन छा गया। अर्जुन ने सावधानी से भीतर की काली बूंद को और गहराई में स्थिर किया। रेखा शांत, अग्नि सुप्त। कुछ क्षण बाद आचार्य की भौहें हल्की से कुढ़ीं। उन्होंने उंगलियां हटाईं, फिर अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। इस बार स्पर्श भारी था, जैसे वजन रख दिया गया हो। अद्भुत, उन्होंने बहुत धीमे कहा। पीछे खड़े दोनों शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। तूने आज अखाड़े में क्या किया? आचार्य ने सीधे पूछा। अर्जुन ने उनकी आंखों में देखा। प्रतिक्रिया, उसने कहा। प्रतिक्रिया से हड्डियां नहीं टूटती। आचार्य का स्वर ठंडा हुआ। बल चाहिए। मौन। अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया। आचार्य उसके चारों ओर धीरे धीरे घूमे। 3 दिन पहले तक, उन्होंने कहा, तेरी नाड़ियां सूखी थीं, मूलाधार बंद, प्रवाह टूटा हुआ। वे उसके सामने आकर रुके। आज उनकी दृष्टि पैनी हो गई। आज वहां हलचल है। कमरे की हवा भारी हो गई। अर्जुन ने श्वास नियंत्रित रखी। क्या तूने किसी से कुछ सीखा? आचार्य ने पूछा। नहीं। किसी ने तुझे कुछ दिया? नहीं। तो फिर? आचार्य ने एक एक शब्द पर बल देते हुए कहा, यह परिवर्तन कैसे हुआ? कुछ क्षण। अर्जुन ने सीधा उत्तर दिया, जीवित रहने की इच्छा। आचार्य की आंखों में हल्की चमक आई। वे कुछ क्षण उसे देखते रहे। फिर बोले, झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने पीछे खड़े शिष्यों को संकेत किया। वे बाहर चले गए। कमरा अब लगभग खाली था। आचार्य ध्रुव उसके निकट आए। सुन अर्जुन, उनका स्वर अब धीमा था, आज जो हुआ वह केवल अखाड़े की बात नहीं है। अर्जुन चुप। वीरेंद्र, आचार्य ने कहा, साधारण शिष्य नहीं है। वे रुके। उसका परिवार इस क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली कुल है। भूमि, धन, योद्धा, सब उनके पास है। अर्जुन ने पहली बार हल्की भौं उठाई। आचार्य ने स्पष्ट कहा। वो कुल पराजय सहन नहीं करता। कमरे में दीपक की लौ कांपी। आज तूने केवल उसे नहीं हराया, आचार्य बोले, तूने उनके अभिमान को चोट पहुंचाई है। अर्जुन के भीतर कुछ स्थिर रहा। तो उसने शांत स्वर में पूछा। आचार्य की आंखें कठोर हो गईं। तो अब तू लक्ष्य है। मौन। वे प्रत्यक्ष कुछ नहीं करेंगे। आचार्य ने आगे कहा, गुरुकुल की मर्यादा है, पर। उन्होंने थोड़ा झुककर कहा, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अभ्यास में चूक, रात में आक्रमण, वन प्रशिक्षण में गायब होना। अर्जुन स्थिर खड़ा रहा। तो अभी दुर्बल है, आचार्य ने स्पष्ट कहा। आज जो हुआ वह विस्फोट था, पर तेरी देह उसे सहन नहीं कर पाएगी बार बार। उन्होंने सीधा आदेश दिया, जब तक मैं अनुमति न दूं, तू गुरुकुल से बाहर नहीं जाएगा। वन प्रशिक्षण में नहीं, नगर में नहीं, अकेला नहीं। अर्जुन ने धीरे से पूछा, यदि वे भीतर आए? आचार्य की आंखों में क्षण भर के लिए कुछ अलग झलका। तब उन्होंने कहा, तुझे स्वयं को बचाना होगा। कमरे में लंबा मौन। फिर आचार्य ध्रुव ने अंतिम बार उसकी नाभि के नीचे देखा। बहुत धीमे बोले, और जो तू भीतर छिपा रहा है? अर्जुन का हृदय एक धड़कन के लिए रुका। उसे नियंत्रित करना सीख, क्योंकि यदि वो अनियंत्रित हुआ तो तेरा शत्रु बाहर नहीं होगा।
वे मुड़े, दरवाजे तक पहुंचे, फिर बिना उसकी ओर देखे कहा, वीरेंद्र का परिवार 3 दिन में यहाँ संदेश भेजेगा, तैयार रह। दरवाज़ा बंद हो गया, कमरा फिर शांत। अर्जुन पलंग पर बैठ गया, धीरे धीरे सांस ली। भीतर मूलाधार की रेखा हल्की धड़क रही थी, और पहली बार उसे स्पष्ट अनुभव हुआ, काली अग्नि केवल शक्ति नहीं है, वो भूखी है। आंडस को आचार्य ध्रुव के जाते हुए कदमों की आहट धीरे धीरे गलियारे में खो गई। अर्जुन कुछ देर तक दरवाजे की ओर देखता रहा, मानो उस चौखट से अभी भी कोई अदृश्य दृष्टि उसे परख रही हो। फिर उसकी आंखें ऊपर उठीं, पत्थर की छत, उस पर समय के दाग, हल्की दरारें, मकड़ी के जाले जो दीपक की मध्यम लौ में चांदी जैसे चमक रहे थे। शरीर थका था, मन भारी, पर भीतर की काली अग्नि स्थिर। उसने एक लंबी सांस ली, पसलियों में दर्द उठा, पर पहले जितना तीखा नहीं। वो छत को देखता रहा, सोचते सोचते नहीं, बस देखता रहा। और उसे पता भी नहीं चला कब उसकी पलकें भारी हुई, कब दृष्टि धुंधली हुई, और कब अंधकार ने उसे घेर लिया। अगली बार जब उसने आंखें खोलीं, कमरा शांत नहीं था। धीमी धीमी आवाजें, किसी बच्चे के रोने की, किसी वृद्ध के खांसने की, औषधियों की गंध पहले से अधिक गहरी थी। सूरज की रोशनी पत्थर की खिड़की से भीतर आ रही थी। अर्जुन ने सिर थोड़ा मोड़ा। चिकित्सा कक्ष अब व्यस्त था, पलकों पर कई लोग लेटे थे, कुछ शिष्य, कुछ नगर के लोग। कोई हाथ पर पट्टी बंधवाए बैठा था, किसी के सिर पर पट्टी, कोई वैद्य से प्रश्न कर रहा था। गुरुकुल का चिकित्सा केंद्र केवल शिष्यों के लिए नहीं था, ये पूरे नगर के लिए खुला था। इसी से गुरुकुल को आय भी होती थी, और यहीं पर चिकित्सा विद्या के छात्र अपनी परीक्षा देते थे। औषध बनाना, नाड़ी देखना, घाव बांधना, सब यहीं सीखा जाता। अर्जुन ने धीरे से उठने की कोशिश की। उसी समय एक गहरी, स्थिर आवाज उसके पास आए। जाग गए। वह थे चिकित्सा गुरुदेव, गंभीर चेहरा, मध्यम आयु, माथे पर हल्की रेखाएं, आंखों में थकान नहीं बल्कि सतत निरीक्षण। वे एक शिष्य को निर्देश देकर उसके पास आए। बैठ सकते हो? उन्होंने पूछा। हाँ, अर्जुन ने धीमे कहा। गुरुदेव ने उसकी कलाई पकड़ी, नाड़ी देखी, कुछ क्षण आंखें बंद रखीं, फिर उसके सीने पर हल्का दबाव डाला, पसलियों के पास। दर्द उठा। अर्जुन की सांस हल्की अटक गई। गुरुदेव ने ध्यान से देखा, दाहिनी और 2 पसलियों में सूक्ष्म सूजन है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पूरा भंग नहीं, विश्राम से ठीक हो जाएंगी। उन्होंने उसकी पीठ के पुराने घावों की भी जांच की। पुराने निशान बहुत हैं, उन्होंने धीरे से कहा, पर शरीर का पुनर्निर्माण तेज है। उन्होंने एक शिष्य को संकेत किया, वो ताड़पत्र और कलम लेकर आया। गुरुदेव ने कुछ औषधियां लिखी, अश्वगंधा का काढ़ा, गुडुचि, और ये लेप रात को पसलियों पर लगाना। उन्होंने ताड़पत्र उसे थमा दिया। 3 दिन विश्राम, उन्होंने स्पष्ट कहा, अखाड़ा नहीं, भारी अभ्यास नहीं। अर्जुन ने सिर हिलाया। गुरुदेव ने उसे एक क्षण और देखा, फिर धीमे स्वर में पूछा, कल क्या हुआ था? प्रश्न सीधा था। अर्जुन ने उत्तर देने में विलंब नहीं किया, अभ्यास। गुरुदेव की आंखें क्षणभर उसके चेहरे पर टिकी रहीं, फिर बोले, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने उसकी नाभि के नीचे हल्का स्पर्श किया। अर्जुन का भीतर का केंद्र क्षणभर जागा, पर उसने उसे स्थिर रखा। गुरुदेव ने हाथ हटाया, उनकी आंखों में हल्की जिज्ञासा थी। असामान्य उष्णता है, उन्होंने कहा, पर रोगजन्य नहीं। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस ताड़पत्र पर अंतिम रेखा खींची। तुम अपने गुरुकुल के निवास क्षेत्र में जा सकते हो, उन्होंने कहा, यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सा कक्ष विश्राम स्थल नहीं है। स्वर कठोर नहीं था, बस तथ्य। अर्जुन ने धीरे धीरे पलंग से पैर नीचे रखे। जमीन ठंडी थी, शरीर अब भी भारी था, पर संतुलन पहले से बेहतर। उसने आसपास देखा। एक कोने में एक नगर की वृद्धा लेटी थी, पास में उसकी पोती बैठी थी। दूसरी ओर एक शिष्य अपने हाथ पर पट्टी बंधवा रहा था, चेहरे पर दर्द से अधिक लज्जा। जीवन यहाँ बह रहा था, दर्द, उपचार, आशा। अर्जुन ने ताड़पत्र उठाया, धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। गलियारे में पहुंचते ही हवा अलग लगी। बाहर दिन पूर्ण रूप से जाग चुका था। गुरुकुल का प्रांगण जीवित था। कहीं से श्लोक पाठ की ध्वनि आ रही थी, कहीं लकड़ी के डंडों के टकराने की। कुछ शिष्य उसे देखकर रुक गए, नजरें बदली, फुसफुसाहट। वही है जिसने वीरेंद्र को गिराया, सुना है उसकी बांह टूट गई। अर्जुन ने किसी की ओर नहीं देखा, वह धीरे धीरे निवास क्षेत्र की ओर बढ़ा। भीतर मूलाधार की रेखा शांत थी, पर अब उसे एक और अनुभूति हो रही थी, जैसे किसी दूर स्थान से कोई दृष्टि उस पर टिकी हो। वीरेंद्र का परिवार, आचार्य की चेतावनी, दुर्घटनाएं। उसने कदम धीमे नहीं किए, पर मन में स्पष्ट था, अब हर कदम देखा जाएगा, और हर श्वास गिनी जाएगी। आंडस को निवास क्षेत्र गुरुकुल के पश्चिमी कोने में था। पत्थर की लंबी इमारत, भीतर छोटे छोटे कक्ष, प्रत्येक में 2 शिष्य रहते थे। अर्जुन अपने कक्ष तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, उसका सह निवासी अभी अभ्यास में होगा। अंदर सादा कमरा,
एक लकड़ी का पलंग, एक ताड़पत्र रखने की मेज, कोने में जल का घड़ा, दीवार पर टंगा एक दीप। वो भीतर आया, दरवाज़ा बंद किया, धीरे से पलंग पर बैठ गया, कुछ क्षण तक बस श्वास को सामान्य होने दिया। शरीर अभी भी दर्द से भरा था, पसलियां भारी, कंधा जकड़ा हुआ, पर यह विश्राम का समय था। उसने ताड़पत्र एक ओर रखा, आंखें बंद की। पहले श्वास धीमी, संतुलित, फिर ध्यान भीतर, नाभि के नीचे, मणिपुर से नीचे उतरते हुए मूलाधार। वहां अब भी अधखुला द्वार, टूटी हुई नाड़ियां, जली हुई पथिकाएं, जैसे किसी ने भीतर आग लगाकर मार्ग नष्ट कर दिए हों। वो धीरे धीरे नाड़ियों को देखने लगा, उनके किनारे खुरदरे थे। प्रवाह रुक रुक कर चलता, पर आज कुछ अलग था। उसने और गहराई में देखा, बहुत सूक्ष्म स्तर पर, और तभी उसे वो दिखाई दिया, काली अग्नि का एक सूक्ष्म कण। फिर दूसरा, जैसे अंधकार में जुगनू, पर ये प्रकाश नहीं थे, ये दहन के बीज थे, हेवनली ब्लैक फ्लेम के सूक्ष्म अंश। उसका हृदय एक धड़कन के लिए तेज हुआ, वो और गहराई में गया, और वहां उसे कुछ और दिखाई दिया, जैसे जली हुई भूमि के नीचे छुपी जड़ें, पतली, काली, धड़कती हुई, हेवनली ब्लैक फ्लेम की जड़ें। वो स्थिर हो गया। यदि यह सत्य है तो इसका अर्थ, उसने सावधानी से उस जड़ को छूने का प्रयास किया। स्पर्श नहीं, केवल अनुभव। जड़ जीवित थी, नष्ट नहीं हुई थी, और वो टूटी हुई नाड़ियों के किनारों से जुड़ सकती थी। एक संभावना, यदि वो इन जड़ों का उपयोग करे, इस प्रकार वो अपनी संपूर्ण नाड़ी प्रणाली का पुनर्निर्माण करने में सक्षम हो सकता है। और साधारण नहीं, अधिक सशक्त, अधिक शुद्ध। जहां नाड़ी होनी चाहिए, वहां वो हेवनली ब्लैक फ्लेम की जड़ को स्थायी मार्ग बना सकता है। उसकी सांस हल्की तेज हुई। यह अवसर था, पर साथ ही विनाश का द्वार। उसने स्मृति को टटोला, हेवनली ब्लैक फ्लेम, निषिद्ध ज्ञान। क्यों? क्योंकि यह साधारण अग्नि नहीं थी, यह वही अग्नि थी जिससे देवताओं ने दिव्यास्त्र गढ़े थे, जिसे नियंत्रित कर कोई भी मानव देवत्व की दिशा में छलांग लगा सकता था। और इसी कारण इसे प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि यदि हर कोई दिव्यास्त्र बना सके तो संसार संतुलन खो देगा। इतिहास बहुत पुराना, जब दानवों ने पृथ्वी लोक पर अधिकार कर लिया था, मानव नगर जल रहे थे, राज्य गिर रहे थे, और तब 108 ऋषियों ने एकत्र होकर संकल्प लिया। उन्होंने अपनी प्राण शक्ति, तप और जीवन का बलिदान दिया एक यज्ञ में। उस यज्ञ से उत्पन्न हुई हेवनली ब्लैक फ्लेम, अंधेरी पर दिव्य। उस अग्नि को देवताओं ने अपनाया, उससे दिव्यास्त्र बनाए, और उन्हीं दिव्यास्त्रों से दानवों को पराजित किया गया। पृथ्वी पर पुनः शांति आई, पर उस दिन के बाद ये ज्ञान बंद कर दिया गया, निषिद्ध, क्योंकि 108 ऋषियों का बलिदान फिर संभव नहीं था। और कोई भी साधारण साधक यदि इसे जगाने की कोशिश करे तो वह या तो भस्म हो जाएगा, या पागल, या संसार को जला देगा। अर्जुन ने धीरे से श्वास छोड़ी। उसके सामने विकल्प था, वह जड़ों का उपयोग कर सकता है, नाड़ियां पुनर्निर्मित कर सकता है, पर यदि यह अग्नि बाहर प्रकट हुई तो गुरुकुल ही नहीं, पूरे नगर में हलचल मच जाएगी। और यदि देववंश के लोग जान गए तो उसे जीवित नहीं रहने देंगे, क्योंकि अब कोई नया दिव्यास्त्र नहीं बनना चाहिए। उसने निर्णय लिया, अभी नहीं। वह हेवनली ब्लैक फ्लेम को सीधा उपयोग नहीं करेगा, न उसे बाहर लाएगा, न उससे नाड़ी जलाएगा। वह पहले अपनी साधना विकसित करेगा, अपना चक्र स्वयं निर्मित करेगा, मूलाधार से प्रारंभ। पर इस बार साधारण ऊर्जा से नहीं, वो एक नया मार्ग बनाएगा। काली अग्नि को जड़ की तरह प्रयोग करेगा, पर सतह पर सामान्य प्राण का आवरण रखेगा, ताकि कोई पहचान न सके। उसने ध्यान केंद्रित किया, मूलाधार के पास एक बिंदु पर, जहां नाड़ी टूटी थी। वहां उसने कल्पना नहीं, अनुभव किया। एक वृत्त धीरे धीरे घूमता हुआ। उसने श्वास ली, ऊर्जा उस वृत्त में लाए, फिर छोड़ी, फिर ली। धीरे धीरे वो बिंदु स्थिर हुआ, एक छोटा चक्र, कमजोर पर अस्तित्व में। उसने आंखें नहीं खोली, मन में स्पष्ट संकल्प था, इस जन्म में वह केवल जीवित नहीं रहेगा, वह केवल शक्तिशाली नहीं बनेगा, वह देवत्व की ओर जाएगा। पहले देवता और दानव सभी मानव थे, ज्ञान ने उन्हें ऊंचा उठाया। तो फिर क्यों नहीं वह, क्यों नहीं इस जन्म में वो स्वयं देव बने, पर इस बार दिव्यास्त्र बनाने के लिए नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति को भीतर धारण करने के लिए। अचानक उसे मूलाधार के पास हल्की गर्मी महसूस हुई, न तेज, न खतरनाक, बस जैसे बीज मिट्टी में जड़ पकड़ रहा हो। हेवनली ब्लैक फ्लेम की जड़ उसके बनाए छोटे चक्र के चारों ओर लिप गई, धीरे, संतुलित, जैसे उसे स्वीकार कर रही हो। उसने तुरंत प्रवाह रोक दिया। अधिक नहीं, आज के लिए इतना पर्याप्त था। यदि वो लालची हुआ तो देह सहन नहीं करेगी। उसने आंखें खोली, कमरा शांत था। बाहर कहीं से शंख की हल्की ध्वनि आ रही थी, शाम होने लगी थी। उसने हथेली देखी, हल्की कंपन, पर भीतर एक नया केंद्र जन्म ले चुका था। छोटा, अधूरा, पर वास्तविक।
उसने धीमे स्वर में स्वयं से कहा। इस जन्म में मैं देव बनूंगा। और पहली बार काली अग्नि ने भीतर से प्रतिक्रिया दी, जैसे उसने सुन लिया हो। अंडस को अर्जुन ने जैसे ही आंखें खोली, कमरे में संध्या उतर चुकी थी। दीपक बुझा नहीं था, पर लौ छोटी हो गई थी। वो कुछ क्षण स्थिर बैठा रहा। भीतर का छोटा चक्र शांत था, हेवनली ब्लैक फ्लेम की जड़ें स्थिर, नियंत्रित। उसने धीरे से गर्दन मोड़ी और उसकी दृष्टि मेज पर रखे एक मुड़े हुए ताड़पत्र पर पड़ी। ताड़पत्र पर उसका नाम लिखा था। रेखा पहचान में आई, उसके सहनिवासी की लिखावट। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया, धीरे से खोला। संक्षिप्त पत्र था। अर्जुन, अचानक घर से संदेश आया है, कुछ आवश्यक कार्य है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए गांव जा रहा हूं। कब लौटूंगा निश्चित नहीं। ध्यान रखना, बस इतना। न कोई विशेष भावना, न कोई विस्तार। अर्जुन कुछ क्षण पत्र को देखता रहा, फिर उसके होठों पर हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान आए। वो भीतर ही भीतर हंस पड़ा। अचानक कार्य, गांव जाना। उसने पत्र मोड़कर वापस मेज पर रख दिया। उसे मूर्ख नहीं समझना चाहिए था। वीरेंद्र की हड्डियां टूटी थीं, और यह बात पूरे गुरुकुल में फैल चुकी थी। जो भी उसके निकट होगा, संदेह के घेरे में आएगा। यदि वीरेंद्र का परिवार बदला लेने की योजना बनाए, तो पहले वे उसके आसपास के लोगों को निशाना बनाएंगे, डर फैलाने के लिए या सूचना पाने के लिए। उसका सह निवासी कायर नहीं था, पर मूर्ख भी नहीं। वह जानता था अभी अर्जुन के पास रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने दूरी बना ली। समझदारी है, अर्जुन ने मन में सोचा, या स्वार्थ, दोनों में अंतर सूक्ष्म होता है। उसने कल्पना की, अभी वो संभवतः नगर के किसी किराए के कक्ष में होगा, आराम से प्रतीक्षा में, जब तक ये तूफान गुजर न जाए। और यदि अर्जुन पर कुछ घटित हो जाए, तो वो सुरक्षित रहेगा। अर्जुन को उस पर क्रोध नहीं आया। ये स्वाभाविक था। मनुष्य पहले अपने प्राण बचाता है। देव बनने की इच्छा रखने वाला ही स्वयं को अग्नि में डालता है। कमरा अब पुनर्तः उसका था, एकांत, और यह एकांत अवसर भी था, पर साथ ही अधिक असुरक्षित। यदि कोई रात में आए तो कोई साक्षी नहीं, कोई सहायक नहीं। अर्जुन उठकर दरवाजे तक गया, कुंडी जांची, मजबूत की। खिड़की से बाहर देखा, निवास क्षेत्र सामान्य दिख रहा था। कुछ शिष्य जल भर रहे थे, कुछ अभ्यास से लौट रहे थे, पर उसे महसूस हो रहा था दृष्टियां बदल गई हैं। अब वह केवल कमजोर अर्जुन नहीं था, वो शिष्य था जिसने वीरेंद्र को गिराया। और ऐसे लोग या तो मित्र बनाए जाते हैं या समाप्त, बीच का स्थान नहीं होता। वो वापस पलंग पर बैठ गया, आंखें बंद की, भीतर गया। मूलाधार का चक्र अभी छोटा था, कमजोर, पर अब उसके चारों ओर हेवनली ब्लैक फ्लेम की जड़ें जमी थीं, जैसे वृक्ष की पहली पकड़। उसने सावधानी से जांच की, नाड़ियों के टूटे भाग अब सीधे नहीं थे, पर जहां जड़ें छूती वहां एक नई परत बनती, जैसे काला पर पारदर्शी मार्ग। यदि वो समय ले, धैर्य रखे, तो वो पूरी नाड़ी प्रणाली पुनः निर्मित कर सकता है, और वह भी सामान्य से अधिक सुदृढ़, पर खतरा भी उतना ही बड़ा। यदि कभी यह अग्नि अनियंत्रित हुई तो उसके भीतर ही विस्फोट होगा। अचानक उसे आचार्य ध्रुव के शब्द याद आए, जो तू भीतर छिपा रहा है, उसे नियंत्रित करना सीख। अर्जुन ने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा गहरा हो चुका था। उसने दीपक जलाया, लौ स्थिर हुई। उसने धीरे से कहा, वीरेंद्र का परिवार, वे सीधे हमला नहीं करेंगे। पहले दबाव, पहले चेतावनी, पहले अलगाव, फिर वार। और यदि वे गुरुकुल के भीतर नहीं कर सके, तो बाहर। इसलिए आचार्य ने उसे बाहर न जाने को कहा था। गुरुकुल के भीतर मर्यादा थी, पर मर्यादा हमेशा ढाल नहीं होती। कभी कभी वही सबसे बड़ा भ्रम होती है। उसने निर्णय लिया, वो प्रतीक्षा नहीं करेगा, वो भय में नहीं रहेगा, पर जल्दबाजी भी नहीं करेगा। अगले 3 दिन वह केवल एक कार्य करेगा, मूलाधार को स्थिर करना, चक्र को सुदृढ़ करना, नाड़ी की जड़ों को फैलाना, धीरे, बिना किसी बाहरी संकेत के, ताकि कोई उसकी ऊर्जा में असामान्य परिवर्तन न देख सके। वो फिर से ध्यान में बैठा, इस बार और गहराई से। हेवनली ब्लैक फ्लेम को छुआ नहीं, बस उसकी जड़ों के चारों ओर प्राण प्रवाहित किया, धीरे धीरे। उसे लगा जैसे भीतर कोई संरचना आकार ले रही हो, एक वृत्त, फिर उसके चारों ओर दूसरा, जैसे कमल की पहली 2 पंखुड़ियां। मूलाधार चक्र अभी अपूर्ण, पर जन्म ले चुका। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आए। वे सोचते हैं मैं शिकार हूं, उसने मन में कहा। उन्हें नहीं पता, बीज रोपा जा चुका है। बाहर रात पूरी तरह उतर चुकी थी, और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आए। अर्जुन ने आंखें नहीं खोलीं, पर उसके भीतर काली जड़ें और गहरी हो गईं। अंडस को रात गहरी हो चुकी थी। गुरुकुल का निवास क्षेत्र बाहर से शांत दिखाई दे रहा था, पर उस शांति के भीतर असंख्य धड़कनें, आशंकाएं और छिपे हुए संकल्प जाग रहे थे। अर्जुन के कक्ष में दीपक की लौ बहुत धीमी कर दी गई थी। खिड़की आधी खुली थी, जिससे शीतल हवा भीतर आ रही थी।
कमरे में अब एक अजीब सी खालीपन की गूंज थी। उसके सहनिवासी के जाने के बाद जैसे दीवारों ने भी दूरी बना ली हो। मेज पर पड़ा वो पत्र अभी भी वहीं था, जिसे पढ़कर वह भीतर ही भीतर मुस्कुराया था। मुझे कुछ आवश्यक कार्य से गांव जाना है। अर्जुन ने पत्र को मोड़कर एक ओर रख दिया था। उसे भली भांति पता था कि यह आवश्यक कार्य वास्तव में भय था। वीरेंद्र की टूटी हुई हड्डियां, उसका अपमान और उसके कुल का क्रोध, ये सब बातें आग की तरह पूरे गुरुकुल में फैल चुकी थीं। उसका सहनिवासी समझदार था, वो उस आग की लपटों में फंसना नहीं चाहता था। लेकिन अर्जुन, वह अब भय से परे जा चुका था। वह अपने बिस्तर पर पद्मासन में बैठा था, आंखें बंद, श्वास लंबी और नियंत्रित। उसके भीतर एक अदृश्य प्रक्रिया चल रही थी। टूटी हुई नाड़ियों के अवशेष, क्षीण ऊर्जा मार्ग, और उन सब के बीच कहीं गहराई में चमकता हुआ वो सूक्ष्म काला प्रकाश, स्वर्गीय काली ज्वाला का अंश। उसने उसे छुआ नहीं था, पर वह जानता था वह वहाँ है, जैसे किसी प्राचीन बीज की जड़ें उसकी आत्मा में उतर चुकी हों। उसकी चेतना मूलाधार की ओर गई। अभी भी पुनर्तः नहीं खुला। टूटी हुई नाड़ियों के टुकड़े, कुछ जगहों पर जले हुए, कुछ स्थानों पर बिखरे हुए। उसने श्वास रोकी, फिर धीरे धीरे छोड़ी। वह उस काली जड़ को बुला सकता था। यदि वह चाहे तो उसी जड़ से वह अपनी पूरी नाड़ी प्रणाली पुनर्निर्मित कर सकता था, पहले से भी अधिक शक्तिशाली। पर उसने मना कर दिया था, क्योंकि वह जानता था स्वर्गीय काली ज्वाला साधारण ऊर्जा नहीं थी। देवताओं के दिव्यास्त्र उसी से बने थे। वही ज्वाला जिसने दानवों के विरुद्ध युद्ध में संतुलन बदला था। वही ज्वाला जिसे 108 ऋषियों ने अपने प्राण देकर उत्पन्न किया था। वह ज्ञान निषिद्ध था। गुरुकुल में उसके नाम का उच्चारण भी वर्जित था। कहा जाता था, जो इसे साधना चाहेगा वह या तो पागल हो जाएगा या भस्म। अर्जुन ने निर्णय लिया था, वह इसे सीधे उपयोग नहीं करेगा। वह अपने मार्ग स्वयं निर्मित करेगा। वह चक्रों का निर्माण स्वयं करेगा। इस जन्म में वह केवल एक योद्धा नहीं, एक देवत्व की ओर अग्रसर साधक बनना चाहता था। उसी समय दरवाजे के पास एक अत्यंत हल्की सी आहट हुई। यदि कोई सामान्य विद्यार्थी होता तो वह शायद सोया रहता, पर अर्जुन की चेतना गहन साधना में भी बाहर की सूक्ष्म हलचलों को पकड़ रही थी। उसकी श्वास ज्यों की त्यों रही, पर उसकी जागरूकता दरवाजे तक फैल गई। किवाड़ बहुत धीरे धीरे सरका। कोई भीतर आया। पग इतने हल्के की जैसे हवा चल रही हो, पर वह हवा नहीं थी, वह उपस्थिति सजीव थी। स्त्री सुगंध, हल्की सी चंदन और केसर की मिली जुली महक। माधवी। वह कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। कुछ क्षणों तक वह चुपचाप खड़ी रही। उसकी दृष्टि कमरे पर घूमी, खाली दूसरा बिस्तर, मुड़ा हुआ पत्र, बुझती लौ, और फिर उसकी दृष्टि अर्जुन पर स्थिर हो गई। अर्जुन के चारों ओर ऊर्जा की अत्यंत सूक्ष्म तरंगें थीं। साधारण नेत्र उन्हें नहीं देख सकते थे, पर माधवी साधारण नहीं थी। वह नाड़ी संवेदना में पारंगत थी। उसने आंखें बंद की और अनुभव किया। यह क्या? उसने मन ही मन सोचा। अर्जुन के भीतर टूटी हुई नाड़ियों के स्थान पर कोई धीमा सा पुनर्गठन चल रहा था, जैसे कोई जड़ भीतर ही भीतर फैल रही हो। यह सामान्य उपचार नहीं था। यह न तो औषधि का प्रभाव था, न ही साधारण ध्यान का। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम सो नहीं रहे हो अर्जुन? उसकी आवाज धीमी थी, पर स्पष्ट। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली। उसकी दृष्टि स्थिर थी। तुम भी चुपचाप आना नहीं छोड़ोगी माधवी? माधवी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। दरवाजा बंद नहीं था। और तुमने सोचा कि आधी रात को एक विद्यार्थी के कक्ष में प्रवेश करना उचित है? वो भी एक पुरुष विद्यार्थी। यदि वह विद्यार्थी स्वयं अपने भीतर तूफान जगा रहा हो तो हाँ। कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। माधवी ने फिर आंखें बंद की। तुम चक्र निर्माण का प्रयास कर रहे हो। अर्जुन चुप रहा। तुम्हारी नाड़ियां टूटी हुई हैं, तुम्हें अभी विश्राम करना चाहिए, पर तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संकेंद्रण हो रहा है, यह सामान्य नहीं है। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मैं केवल अपने मार्ग को ठीक कर रहा हूं। नहीं। माधवी ने सिर हिलाया। तुम उसे बदल रहे हो। वो उसके सामने आकर बैठ गई। अर्जुन, मैं नाड़ी नियंत्रण का एक अभ्यास जानती हूँ। यह मेरे कुल की विशेष विधि है। इससे टूटी हुई नाड़ियों को बिना बाहरी ऊर्जा के पुनः जोड़ा जा सकता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वह प्रस्ताव साधारण नहीं था। नाड़ी नियंत्रण किसी भी साधक के लिए आधार था। यदि वह इसे सीख लेता तो उसका मार्ग सरल हो सकता था। और माधवी, वो उसकी शत्रु नहीं थी, कम से कम अभी तक तो नहीं। पर अर्जुन ने सिर हिला दिया। नहीं। माधवी की भौहें तन गईं। क्यों? क्योंकि जो मैं बना रहा हूं वह किसी और की विधि से नहीं बन सकता। अहंकार। उसने हल्का सा कटाक्ष किया। नहीं, चयन। माधवी कुछ क्षण उसे देखती रही। तुम्हें पता है ना, वीरेंद्र का परिवार शांत नहीं बैठेगा। मुझे चेतावनी मिल चुकी है। तो तुम समझते क्यों नहीं? यदि तुम्हारी नाड़ियां अभी भी अस्थिर हैं तो तुम अगला आक्रमण नहीं झेल पाओगे। अर्जुन की दृष्टि एक पल के लिए गहरी हो गई। जो आक्रमण भीतर से आता है वही सबसे घातक होता है। बाहर का शत्रु तो केवल परीक्षा है। माधवी ने उसकी ऊर्जा को फिर से परखा। इस बार उसे कुछ और महसूस हुआ। एक अत्यंत सूक्ष्म पर अत्यंत घना केंद्र, जैसे काले रंग का कोई बीज। उसके मन में एक क्षण के लिए भय सा कौधा। तुम किस ऊर्जा को छू रहे हो अर्जुन? उसकी आवाज अब पहले जैसी स्थिर नहीं थी। अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। माधवी उठ खड़ी हुई। ठीक है,
यदि तुम मेरी सहायता नहीं चाहते तो मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगी, पर सावधान रहो, कुछ शक्तियां साधक को चुनती नहीं, उसे भस्म कर देती हैं। वह दरवाजे की ओर बढ़ी, फिर एक क्षण को रुकी, और एक बात उसने पीछे मुड़े बिना कहा, तुम्हारा सह निवासी केवल भय से नहीं गया है, किसी ने उसे संकेत दिया था। अर्जुन की आंखों में एक चमक आई। किसने? ये तुम्हें स्वयं जानना होगा। इतना कहकर माधवी बाहर चली गई। दरवाजा फिर से धीरे से बंद हो गया। कमरे में पुनः शांति लौट आई, पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। अर्जुन ने आंखें बंद की, पर इस बार उसका मन स्थिर नहीं था। किसी ने उसके सह निवासी को संकेत दिया था। इसका अर्थ था वीरेंद्र का परिवार केवल बल से नहीं, बुद्धि से भी काम ले रहा था। उसने भीतर की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। काला बीज हल्का सा धड़क रहा था। मैं तुम्हें उपयोग नहीं करूंगा, उसने मन ही मन कहा, पर तुम्हें दबाकर भी नहीं रखूंगा, मैं अपना चक्र स्वयं बनाऊंगा। उसने श्वास भीतर खींची, मूलाधार पर ध्यान केंद्रित किया। टूटी हुई नाड़ियों के बीच उसने अपनी ही ऊर्जा की एक पतली रेखा बनाई, जैसे कोई नदी नया मार्ग खोज रही हो। वह काली जड़ को केवल आधार की तरह देख रहा था, स्रोत की तरह नहीं। धीरे धीरे एक नया केंद्र बनने लगा। उसी समय गुरुकुल के दूसरे छोर पर अपने कक्ष में आचार्य ध्रुव ध्यान में लीन थे। उनकी चेतना विस्तृत थी। वे केवल अपने श्वास पर नहीं, पूरे गुरुकुल की ऊर्जा धाराओं पर दृष्टि रखे हुए थे। प्रत्येक विद्यार्थी की आभा उनके लिए एक दीपक की तरह थी, कुछ स्थिर, कुछ डगमगाते हुए। अचानक एक दीपक की लौ में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। बहुत सूक्ष्म, इतना कि साधारण साधक उसे न देख पाता, पर आचार्य ध्रुव ने देखा। ये उनकी भौहें सिकुड़ी, वो अर्जुन की ऊर्जा थी। वहां कोई बाहरी विस्फोट नहीं था, न ही असामान्य उछाल, पर एक अत्यंत घना बिंदु बन रहा था, जैसे शून्य स्वयं आकार ले रहा हो। ध्रुव ने ध्यान और गहरा किया। तुम क्या कर रहे हो बालक? उनके होठों से धीमा स्वर निकला। उन्हें चेतावनी याद थी, स्वर्गीय काली ज्वाला निषिद्ध थी। यदि उसका अंश भी किसी विद्यार्थी के भीतर सक्रिय हो जाए तो परिणाम अकल्पनीय हो सकते थे। पर जो वे देख रहे थे वह सीधा उपयोग नहीं था, वह पुनर्निर्माण था, एक नई संरचना। आचार्य ध्रुव की आंखें खुलीं। यह मार्ग साधारण नहीं है, उन्होंने सोचा। यदि यह सफल हुआ तो, और यदि असफल? वो उठे नहीं, उन्होंने हस्तक्षेप भी नहीं किया, क्योंकि कभी कभी गुरु का कर्तव्य रोकना नहीं, देखना होता है। उधर अर्जुन के कक्ष में रात बीत रही थी। नई नाड़ी की पहली रेखा स्थिर हो चुकी थी। अभी वह अत्यंत पतली थी, पर जीवित थी। उसके चारों ओर ऊर्जा घूम रही थी। मूलाधार के समीप एक हल्की सी स्पंदन लहर उठी। अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। पहला कदम, पर उसे पता नहीं था गुरुकुल की दीवारों के बाहर अंधेरे में कुछ और भी जाग रहा था। वीरेंद्र का परिवार मौन नहीं था, और अब जब अर्जुन की ऊर्जा में सूक्ष्म परिवर्तन आ चुका था। माधवी के चले जाने के बाद कमरे में फिर से वही निस्तब्धता उतर आई, पर अब वह निस्तब्धता स्थिर नहीं थी। हवा में जैसे कोई अदृश्य तरंगें तैर रही थीं। दीपक की लौ बहुत धीमी हो चुकी थी, और उसकी कांपती हुई छाया दीवारों पर लंबी आकृतियां बना रही थी। रुद्र नहीं, अब वो स्वयं को भीतर से अर्जुन ही पुकार रहा था, पर उसके भीतर का संकल्प किसी रुद्र तत्व की भांति जाग चुका था। वो फिर से पद्मासन में बैठ गया, श्वास भीतर, श्वास बाहर। उसने अपनी चेतना टूटी हुई नाड़ियों की ओर केंद्रित की। पुराने मार्गों के अवशेष अब केवल राख जैसे थे। उसने उन पर ध्यान न देकर नई संरचना पर ध्यान केंद्रित किया। पतली ऊर्जा रेखा जो उसने मूलाधार के समीप बनाई थी, अब थोड़ी स्थिर हो चुकी थी। वह काली जड़, स्वर्गीय ज्वाला का सूक्ष्म अंश, अभी भी गहराई में शांत पड़ा था, जैसे देख रहा हो कि यह मानव उसे पुकारेगा या नहीं। उसने अपनी ही प्राण शक्ति को संकेंद्रित किया। धीरे धीरे उसने एक वृत्ताकार संरचना गढ़नी शुरू की, मूलाधार के आसपास एक नया चक्र जो पुरानी नाड़ियों से स्वतंत्र हो। यह मार्ग कठिन था, हर क्षण दर्द की लहर उठती, जैसे भीतर की नसें फिर से खींच रही हों। पर वह रुका नहीं। धीरे धीरे उसकी देह के चारों ओर हल्की सी पारदर्शी तरंग बनने लगी। यदि कोई साधारण व्यक्ति वहां होता तो उसे केवल हवा का कंपन महसूस होता, पर किसी साधक के लिए यह स्पष्ट था, नई नाड़ी संरचना सक्रिय हो रही थी। और तभी खिड़की के बाहर एक अत्यंत सूक्ष्म सरसराहट हुई। अर्जुन की चेतना तुरंत बाहर फैल गई। 3 नहीं 4 उपस्थिति। वे छिपे हुए थे, पर पूरी तरह नहीं। उनके भीतर की ऊर्जा में लोभ की गंध थी, अस्थिर, लालची, असंतुलित। तो ये पहला कदम है, अर्जुन ने सोचा। अचानक दरवाजे पर तेज प्रहार हुआ। किवाड़ टूटकर भीतर गिरा। 4 छायाएं कमरे में घुस आईं। उनके चेहरे कपड़े से ढंके थे, पर उनकी चाल और ऊर्जा से स्पष्ट था, वे गुरुकुल के ही विद्यार्थी थे। उनके हाथों में साधारण अस्त्र थे, लकड़ी के दंड, एक के पास छोटी तलवार और दूसरे के पास विष मिश्रित सुइयां। शांतिपूर्वक चलो हमारे साथ, एक ने धीमी पर कठोर आवाज में कहा, तो तुम्हें कम कष्ट होगा। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। गुरुकुल में आधी रात को इस प्रकार, उसकी आवाज स्थिर थी। बहुत प्रश्न मत पूछो, दूसरे ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमें केवल तुम्हें घायल करना है, जीवित रहोगे। अर्जुन ने उनकी ऊर्जा को परखा। उनकी साधना तीसरे या चौथे स्तर से अधिक नहीं थी, पर वे एक साथ आक्रमण करने वाले थे। पुरानी नाड़ियों के साथ वह शायद संघर्ष करता, पर अब
पहला दंड उसकी ओर बढ़ा। अर्जुन ने श्वास भीतर खींची। नई नाड़ी संरचना सक्रिय हुई। मूलाधार से उठी ऊर्जा सीधी रीढ़ के मध्य तक गई, पर पुराने मार्ग से नहीं। उसने स्वयं का बनाया हुआ नया सूक्ष्म मार्ग अपनाया। ऊर्जा तेज थी, पर नियंत्रित। उसके हाथ ने दंड को बीच में पकड़ लिया। प्रहार की शक्ति उसके भीतर समा गई और तुरंत लौट गई। पहला आक्रमणकारी पीछे उछल गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराया हो। यह क्या? दूसरे ने तलवार चलाई। इस बार अर्जुन ने कदम नहीं हटाया। उसने अपनी हथेली से तलवार के सपाट भाग को स्पर्श किया। नई नाड़ी से निकली ऊर्जा ने तलवार को कंपा दिया। धातु में दरार सी पड़ गई। आक्रमणकारी के हाथ सुन्न हो गए। तीसरा और चौथा एक साथ झपटे। अर्जुन ने अपनी नई संरचना का दूसरा प्रवाह सक्रिय किया। ऊर्जा अब केवल रक्षा नहीं कर रही थी, वह धक्का दे रही थी। एक वृत्ताकार तरंग उसके चारों ओर फैली। चारों विद्यार्थी दीवारों से टकरा गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन स्वयं भी एक क्षण के लिए स्थिर रह गया। उसकी नई नाड़ी संरचना ने अपेक्षा से अधिक सुगमता से काम किया था। दर्द कम था, प्रवाह स्थिर था। तो यह संभव है, उसने मन ही मन सोचा। वह धीरे धीरे उनके पास गया। एक का कंधा उतर चुका था, दूसरे की कलाई मुड़ गई थी, तीसरे के सीने पर आघात का निशान था, चौथा अभी भी सांस संभाल रहा था। तुम लोग, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, गुरुकुल के ही विद्यार्थी हो। फिर ये? पहले ने दांत भींचे। हमें छोड़ दो, मैंने अभी तक तुम्हारी हत्या नहीं की है, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। और ना करूंगा, पर उत्तर दोगे? कुछ क्षण का मौन। फिर चौथे ने, जो सबसे कम घायल था, धीरे से कहा, वीरेंद्र। अर्जुन की आंखें स्थिर हो गईं। उसके परिवार ने हमें प्रस्ताव दिया, सोने के सिक्के, दुर्लभ औषधियां, उन्नत गोलियां। उन्होंने कहा, बस तुम्हें कमजोर करना है, ताकि अगला आक्रमण सरल हो। और तुमने स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने कहा, हमारे पास संसाधन नहीं है। दूसरे ने कराहते हुए कहा, उच्च स्तर की साधना के लिए औषधियां चाहिए। हमारे कुल निर्धन है। उन्होंने जो वादा किया वो अस्वीकार करना कठिन था। अर्जुन कुछ क्षण उन्हें देखता रहा। तो तुमने अपने ही गुरुकुल के एक विद्यार्थी को बेच दिया। उनमें से कोई उत्तर न दे सका। अर्जुन झुका। उसने उनके थैलों की जांच की। भीतर औषधियां थीं, उन्नत जड़ी बूटियां, ऊर्जावर्धक गोलियां और कुछ दुर्लभ उपचारक रस। उसने सब निकाल लिया। ये अब मेरे हैं, उसने शांत स्वर में कहा। पर एक ने विरोध करना चाहा। अर्जुन की दृष्टि उस पर पड़ी। वो चुप हो गया। मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं, उसने निर्विकार स्वर में कहा, क्योंकि गुरुकुल के नियम हत्या की अनुमति नहीं देते। जाओ और वीरेंद्र के परिवार से कह देना, अगली बार सोने के सिक्के कुछ अधिक लेकर आएं। चारों लड़खड़ाते हुए उठे। किसी ने प्रतिरोध नहीं किया। वे जैसे तैसे कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजा टूटा पड़ा था। हवा भीतर आ रही थी। अर्जुन ने एक गहरी श्वास ली। नई नाड़ी संरचना में हल्की सी थकान थी, पर स्थिरता भी थी। उसने महसूस किया, प्रवाह पहले से अधिक सुगम हो रहा है, जैसे शरीर स्वयं नए मार्ग को स्वीकार कर रहा हो। उसने औषधियां एक और रखी। तो यह पहला प्रहार था। उसने सोचा, वे सीधे नहीं आएंगे, पहले मुझे थकाएंगे, कमजोर करेंगे। पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसी समय गुरुकुल के दूसरे छोर पर आचार्य ध्रुव ध्यान में थे। अचानक उनकी भौहें सिकुड़ीं। ऊर्जा में एक तीव्र कंपन उठा था, क्षणिक पर स्पष्ट, फिर तुरंत स्थिरता। उन्होंने अपनी चेतना उस दिशा में फैलाई। संघर्ष, उन्होंने मन ही मन कहा। उन्हें रक्तपात की गंध नहीं मिली, केवल आघात और ऊर्जा का तीव्र विस्फोट। और उस विस्फोट में कुछ और भी था, नई संरचना की स्पष्ट छाप। उसने प्रयोग कर लिया। आचार्य ध्रुव की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वे उठे नहीं, हस्तक्षेप भी नहीं किया। उनकी दृष्टि गंभीर हो गई। बालक, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हें साधारण योद्धा नहीं रहने देगा। उन्होंने दूर आकाश की ओर देखा। वीरेंद्र का परिवार, तुमने गलत लक्ष्य चुना है। उधर अर्जुन अपने कमरे में टूटा दरवाजा देख रहा था। रात अभी शेष थी। उसने दीपक को फिर से प्रज्वलित किया, फिर वह वापस पद्मासन में बैठ गया। अब वे जान चुके हैं, उसने सोचा। उसकी नई नाड़ी संरचना फिर से सक्रिय हुई, धीमी, स्थिर और पहले से अधिक दृढ़। ये केवल शुरुआत थी। अंडस्को रात के उस गुप्त संघर्ष के बाद सब कुछ ऊपर से सामान्य दिखाई दे रहा था। सूर्य प्रतिदिन की तरह होगा। शंख ध्वनि हुई। छात्र अपने अपने अभ्यास क्षेत्र में पहुंचे। आचार्य अपने मंडपों में स्थित हुए। औषधि गृह में भीड़ लगी रही। और अर्जुन, वह भी अपने कर्तव्यों में उपस्थित था। परंतु परिवर्तन आरंभ हो चुका था। पहले दिन उसे लगा कि यह केवल संयोग है। जब वह अभ्यास भूमि पर पहुंचा, तो जिन विद्यार्थियों के साथ वह प्रतिदिन दंड युद्ध का अभ्यास करता था, वे उससे दृष्टि चुराने लगे। एक ने कहा, आज मैं अन्य समूह के साथ हूं। दूसरा बिना उत्तर दिए दूर हट गया। उसने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन भोजन गृह में उसके बैठते ही सामने बैठे 3 विद्यार्थी उठकर चले गए। एक ने जाते जाते धीमे स्वर में कहा, अलग बैठो। अर्जुन ने थाली में रखा अन्न शांत भाव से खाया, पर उसके भीतर एक सूक्ष्म ठंडक उतर गई। तीसरे दिन ये स्पष्ट हो गया कि यह सहयोग नहीं है। जब वह जलाशय के समीप ध्यान करने बैठा, तो 2 कनिष्ठ विद्यार्थी आपस में फुसफुसा रहे थे।
वही है, कहते हैं उसने निषिद्ध ऊर्जा छू ली है, इसीलिए वीरेंद्र की हड्डियां उस तरह टूटी। आचार्य उसे छिपा रहे हैं। शब्द हवा में तैर रहे थे। अर्जुन ने आंखें नहीं खोलीं, पर उसके भीतर हल्की सी मुस्कान आई। अफवाह, यह अपेक्षित था। वीरेंद्र का परिवार केवल बल प्रयोग नहीं करेगा, वे उसके नाम को कलंकित करेंगे। यदि गुरुकुल स्वयं उससे दूरी बना ले तो अगला आक्रमण और सरल हो जाएगा। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसके चारों ओर एक अदृश्य वृत्त बन गया, जिसके भीतर कोई प्रवेश नहीं करता था। पाठ के समय यदि वह किसी प्रश्न का उत्तर देता तो कुछ चेहरे उपहास से भर जाते, यदि वह मौन रहता तो कहते, देखो अब छिप रहा है। एक दिन औषधि गृह में जब वह जड़ी बूटियां लेने पहुंचा तो सेवक शिष्य ने कहा, आज भंडार सीमित है। पर उसी समय उसने देखा, पीछे खड़े अन्य विद्यार्थियों को वही औषधि बिना संकोच दी जा रही थी। अर्जुन समझ गया, ये सब योजनाबद्ध था। उस रात जब वह अपने कक्ष में लौटा तो दरवाजे के पास कोयले से लिखा हुआ शब्द मिला, निषिद्ध। वो कुछ क्षण उसे देखता रहा। निषिद्ध ऊर्जा। स्वर्गीय काली ज्वाला का नाम सीधे कोई नहीं ले रहा था, पर संकेत स्पष्ट थे। किसी ने देखा होगा, किसी ने अनुभव किया होगा, या शायद केवल भय को हवा दी जा रही थी। माधवी उससे दूरी बनाए हुए थी। वह पहले की तरह सीधे संवाद नहीं करती थी, पर उसकी दृष्टि कभी कभी दूर से उसे परखती थी, जैसे वह सत्य जानना चाहती हो, पर सार्वजनिक रूप से उसके निकट आने का साहस नहीं कर रही हो। रुद्र तत्व उसके भीतर शांत नहीं था। एक दिन अभ्यास भूमि पर एक वरिष्ठ विद्यार्थी ने खुले शब्दों में कहा, गुरुकुल में निषिद्ध साधना वर्जित है, जो उसे छुएगा वह शापित होगा। दूसरे ने जोड़ा, ऐसे व्यक्ति के साथ अभ्यास करना भी अशुभ है। कई दृष्टियां अर्जुन की ओर मुड़ी। अर्जुन ने केवल इतना कहा, जिसे प्रमाण चाहिए वह मेरे साथ अभ्यास कर सकता है। कोई आगे नहीं आया। भीड़ में से धीमी आवाज आई, हम देवताओं की ज्वाला से खेल नहीं सकते। ये शब्द सुनकर उसके भीतर की काली जड़ हल्का सा स्पंदित हुई, जैसे उसे पुकारा गया हो। उसने तुरंत अपनी चेतना भीतर खींच ली। नहीं, उसने मन ही मन कहा, मैं तुम्हारा उपयोग नहीं करूंगा। पर अफवाह अब केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं थी, नगर में भी बातें फैलने लगीं। गुरुकुल में एक छात्र है जो निषिद्ध ऊर्जा साध रहा है। कहते हैं उसकी नाड़ियों से काली आभा निकलती है। वीरेंद्र का परिवार इसलिए क्रोधित है। भय हमेशा कथा को बढ़ा देता है। कुछ कनिष्ठ विद्यार्थी जब उसे मार्ग में देखते तो एक कदम पीछे हट जाते, कुछ आदर से नहीं, भय से सिर झुका लेते। अलगाव पूर्ण हो चुका था। उसके कक्ष के बाहर अब सन्नाटा अधिक रहता। टूटा हुआ दरवाजा बदल दिया गया था, पर कोई उसके पास रुकता नहीं था। रात को जब वह साधना में बैठता तो उसे अब बाहरी आक्रमण का भय नहीं था, पर भीतर एक नया प्रश्न उठता। उसने अपनी नई नाड़ी संरचना को और सुदृढ़ करना आरंभ किया। मूलाधार से उठती ऊर्जा अब स्थिर थी। उसने दूसरे केंद्र की रूपरेखा बनानी शुरू की, स्वाधिष्ठान के समीप, पर इस बार उसने सावधानी रखी। ऊर्जा का प्रवाह धीमा, संयमित। उसे ज्ञात था, यदि उसने एक बार भी उस काली जड़ को सीधे सक्रिय किया तो उसकी आभा में परिवर्तन स्पष्ट हो जाएगा, और तब अफवाह सत्य बन जाएगी। उधर आचार्य ध्रुव सब देख रहे थे। विद्यार्थियों की दूरी, भोजन गृह की फुसफुसाहट, अभ्यास भूमि का मौन। उन्होंने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया। एक संध्या उन्होंने अन्य आचार्यों से सामान्य वार्ता के बीच पूछा, यदि कोई विद्यार्थी असाधारण मार्ग चुन ले तो क्या उसे अलग कर देना उचित है? एक वृद्ध आचार्य ने कहा, यदि मार्ग निषिद्ध हो तो हाँ। दूसरे ने कहा, पर यदि वह निषिद्ध केवल भय के कारण कहा गया हो? मौन छा गया। ध्रुव ने आगे कुछ नहीं कहा। उस रात उन्होंने ध्यान में अर्जुन की ऊर्जा को पुनः परखा। वहां अंधकार था, पर अराजक नहीं, वह नियंत्रित था, जैसे कोई शिल्पकार काले पत्थर से मूर्ति गढ़ रहा हो। अफवाहें बढ़ेंगी, ध्रुव ने सोचा, और जब भीड़ किसी को शापित मान ले तो सत्य की आवश्यकता नहीं रहती। उधर अर्जुन अपने कक्ष में बैठा था। उसने मेज पर फैली औषधियां देखी, वे जो उसने गुप्त आक्रमणकारियों से ली थीं। यही अब उसके संसाधन थे। कोई मित्र नहीं, कोई सहयोगी नहीं। उसने एक गोली उठाई, उसे देखा, फिर वापस रख दी। मैं भिक्षुक नहीं हूं, उसने मन में कहा, पर यदि वे मुझे निषिद्ध कहेंगे तो मैं अपनी शक्ति से उत्तर दूंगा। खिड़की के बाहर से कुछ विद्यार्थियों की आवाज आई, उसे मत छुओ। कहते हैं उसकी छाया भी अशुभ है। क्षण भर के लिए उसके भीतर क्रोध की लहर उठी। नई नाड़ी संरचना में ऊर्जा तेज हुई। पर उसने श्वास रोकी, आंखें बंद की, ऊर्जा फिर से स्थिर हो गई। अलगाव भी एक साधना है, उसने स्वयं से कहा। यदि देवत्व चाहिए तो अकेलापन स्वीकार करना होगा। पर उसे यह ज्ञात नहीं था कि यह अलगाव केवल प्रारंभ है, क्योंकि अफवाहें जब जड़ पकड़ लेती हैं तो या तो सत्य उन्हें काटता है या रक्त। रात गहरी हो रही थी। गुरुकुल शांत था। आंदस को अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। बाहर से आती फुसफुसाहटें अब उसके लिए केवल ध्वनि थीं, अर्थहीन, खोखली। भीतर उसका मन अत्यंत स्पष्ट था। कुछ क्षण तक वह मौन बैठा रहा। विचार एक एक कर सामने आए। वीरेंद्र की टूटी हड्डियां, गुप्त आक्रमण, अफवाहें, अलगाव, भय। फिर अचानक उसके होठों पर एक धीमी, तीखी मुस्कान उभरी। वीरेंद्र का परिवार अफवाहों का बड़ा शौकीन है, उसने मन ही मन कहा।
तो चलो तुम्हें असली अफवाह का स्वाद चखाता हूँ। उसकी दृष्टि भीतर गई, उस गहरे अंधकार में जहाँ स्वर्गीय काली ज्वाला का सूक्ष्म अंश जड़ की तरह स्थित था। अब तक उसने उसे केवल आधार की तरह रखा था, छुआ नहीं था, परंतु वह जानता था यदि वह चाहे तो उसकी मात छाया भी पूरे गुरुकुल में हलचल मचा सकती है। अभी तक कोई नहीं जानता कि यह मेरे भीतर है, उसने सोचा। पर तुम लोगों को यह बात पता है ना? उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वो उठ खड़ा हुआ। कमरे में दीपक की लौ स्थिर हो गई, जैसे हवा भी रुक गई हो। अर्जुन ने दोनों हथेलियां सामने रखीं, नई नाड़ी संरचना सक्रिय हुई। मूलाधार से ऊर्जा उठी, पर इस बार उसने उसे रोका नहीं। उसने उसे उस काली जड़ के समीप पहुंचने दिया, केवल छूने जितना। बस एक स्पर्श। अगले ही क्षण उसके भीतर एक गहन घना कंपन उठा। वह ज्वाला भड़क कर बाहर नहीं आई, पर उसकी छाया, उसकी गंध, उसकी अनुभूति नाड़ी मार्गों से होकर उसकी आभा में फैल गई। कमरे का तापमान एक पल को गिरा, फिर बढ़ा। दीवारों पर पड़ती छाया गहरी हो गई, मानो प्रकाश को निगल रही हो। अर्जुन ने अपनी चेतना को स्थिर रखा। यदि वह नियंत्रण खो देता तो सब कुछ भस्म हो सकता था, पर उसने केवल इतना किया, अपनी आभा को क्षण भर के लिए तीव्र कर दिया। कमरे के बाहर से गुजर रहे दो विद्यार्थियों को अचानक रुकना पड़ा। तुमने महसूस किया ये कैसी ऊर्जा है? उसी क्षण अर्जुन का शरीर धुंधला होने लगा। न ये पूर्ण अदृश्यता थी, न सामान्य गति। उसने अपनी नई नाड़ी संरचना के प्रवाह को अत्यधिक तीव्र किया। ऊर्जा उसके पैरों तक पहुंची, फिर एक बिंदु में सिमट गई। अगले ही पल अंडस्को अर्जुन ने अंतिम बार अपनी श्वास को भीतर रोका। मूलाधार से उठती ऊर्जा उसकी नई नाड़ी संरचना में तीव्रता से प्रवाहित हुई। उसने स्वर्गीय काली ज्वाला को पूरी तरह मुक्त नहीं किया, केवल उसकी छाया को अपनी आभा के बाहरी आवरण में बुन दिया। अगले ही क्षण वह अपनी जगह से विलीन हो गया। न कोई ध्वनि, न कोई पदचिह्न, न कोई छाया। कमरा खाली था, पर पूरी तरह नहीं। जहां वह कुछ क्षण पहले खड़ा था, वहां एक ज्योति जल रही थी, असामान्य, स्थिर, गहरी। वह न श्वेत थी, न पुनर्तः काली। वह ऐसी थी जैसे अंधकार के भीतर छिपा हुआ प्रकाश, धीमे धीमे धधकता हुआ। वह भस्म नहीं कर रहा था, पर उसकी उपस्थिति साधारण नहीं थी। वह उसकी आभा का प्रतीक था। उस ज्योति में अर्जुन की ऊर्जा की छाप थी, इतनी स्पष्ट कि कोई भी संवेदनशील साधक उसे पहचान सकता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वो अभी भी कक्ष में ही ध्यानमग्न बैठा हो। गुरुकुल में किसी को ये ज्ञात नहीं था कि अर्जुन वहां नहीं है। सबको केवल वही ज्योति दिखेगी, सब उसी पर विश्वास करेंगे। उसी समय अर्जुन गुरुकुल की सीमा से बहुत दूर निकल चुका था। उसकी गति साधारण नहीं थी। नई नाड़ी संरचना ने उसके शरीर की सीमाएं तोड़ दी थीं। ऊर्जा पैरों तक प्रवाहित होती, फिर एक विस्फोटक संकेंद्रण में बदलकर उसे आगे फेंक देती। गुरुकुल से नगर की दूरी सामान्यतः 6 घंटे की थी। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ मार्ग, नदी की पतली धारा और पहाड़ी ढलानें। पर अर्जुन आधे घंटे में वह दूरी तय कर रहा था। स्वर्गीय काली अग्नि की छाया उसकी नसों में ईंधन की तरह बह रही थी। उसने ज्वाला को मुक्त नहीं किया था, पर उसकी शक्ति को दिशा दी थी। उसकी देह हल्की हो गई थी, मानो वह धरती को छूकर नहीं, उसके ऊपर फिसल रहा हो। जंगल में रात गहरी थी। पेड़ों की ऊंची शाखाएं आकाश को ढंक रही थीं। झींगुरों की आवाजें, दूर किसी जंगली पशु की गर्जना, और हवा में पत्तों की सरसराहट। अर्जुन छाया की तरह आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की ध्वनि नहीं थी। उसकी सांसें स्थिर थीं। उसकी आभा संकुचित थी। नई नाड़ी संरचना का एक विशेष लाभ यह था, वह अपनी ऊर्जा को बाहर फैलाने के स्थान पर भीतर मोड़ सकता था। सामान्य साधक की आभा दूरी से महसूस की जा सकती थी, पर अर्जुन ने उसे सिमटा दिया था। काली ज्वाला की छाया ने उसकी उपस्थिति को ढंक लिया था, जैसे अंधकार स्वयं उसे निगल रहा हो। कुछ ही समय में जंगल समाप्त हुआ। दूर नगर की प्राचीर दिखाई दी, ऊंची दीवारें, मशालों की रेखाएं, प्रेरी स्तंभों पर जलते दीप और घूमते हुए सैनिक। नगर का प्रवेश द्वार बंद था। रात का पहरा सख्त रहता था। ऊपर प्रेरी घूम रहे थे। कुछ सैनिक ऊर्जा संवेदन में प्रशिक्षित थे, वे साधकों की आभा पहचान सकते थे। अर्जुन रुका नहीं। उसने अपनी ऊर्जा और संकुचित कर ली। स्वर्गीय काली अग्नि की छाया उसके चारों ओर धुंध की तरह फैल गई, पर केवल उतनी ही जितनी आवश्यक थी। एक प्रेरी ने अचानक रुककर हवा को सूंघा। कुछ महसूस हुआ? दूसरे ने पूछा। पहले ने आंखें बंद कर क्षण भर ध्यान किया, फिर सिर हिला दिया। शायद भ्रम। उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं मिला, क्योंकि अर्जुन की आभा वहां थी ही नहीं, या यूं कहें, वो इतनी गहरी परत में छिपी थी कि साधारण ऊर्जा संवेदन उसे पकड़ नहीं सकता था। वह दीवार के समीप पहुंचा। नई नाड़ी संरचना सक्रिय हुई। पैरों में ऊर्जा का तीव्र संकेंद्रण हुआ। एक क्षण और वह ऊपर की ओर उछला। कोई आवाज नहीं। वह दीवार के शीर्ष पर उतरा, छाया की तरह। नीचे नगर फैला था, तंग गलियां, बंद बाजार, कुछ स्थानों पर जलती मशालें, और दूर एक बड़ा भवन जहां प्रेरी अधिक थे। संभवतः वहीं वीरेंद्र के परिवार के दूत ठहरे होंगे। अर्जुन ने गहरी श्वास ली। अफवाह अब गुरुकुल में जल रही है, उसने मन में कहा। और मैं यहाँ हूँ, जहाँ खेल की असली बिसात बिछी है। वो दीवार से नीचे फिसला, अंधेरे को चीरता हुआ। सैनिकों को कुछ पता नहीं चला। कोई चेतावनी नहीं बजी,
कोई मशाल नहीं उठी। अर्जुन नगर के भीतर था। गुरुकुल में अभी भी उसकी आभा की ज्योति जल रही थी। सबको यही भ्रम दे रही थी कि वो वहीं है। और यहाँ रात के अंधेरे में नगर की छायाओं के बीच एक नई चाल चल दी गई थी। अब शिकार कौन होगा यह अभी किसी को ज्ञात नहीं था। अंधस्को नगर की संकरी गलियों से निकलते हुए अर्जुन अंततः उस स्थान के सामने पहुंचा जिसे लोग वीरेंद्र का घर कहते थे। घर, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ शब्द दोहराया। वह घर नहीं था, वो एक लघु महल था। ऊंची दीवारें, संगमरमर के स्तंभ, द्वार पर स्वर्ण जड़ित प्रतीक, चारों कोनों पर प्रहरी स्तंभ और भीतर बाहर घूमते हुए सशस्त्र सैनिक। मुख्य द्वार पर 2 भारी भालेधारी रक्षक खड़े थे। दीवारों के ऊपर मशालें जल रही थीं। आंगन के भीतर से घोड़ों की आहट और लोहे की झंकार सुनाई दे रही थी। तो ये है वो कुल जो गुरुकुल में अफवाहें फैला रहा है, अर्जुन ने मन में कहा। उसकी आंखें शांत थीं। वह जानता था सीधे टकराना मूर्खता होगी। उसे युद्ध नहीं चाहिए था, उसे प्रमाण चाहिए था, ऐसा कुछ जो इस कुल को भीतर से गिरा दे। पिछले जन्म की स्मृतियां उसके भीतर हल्के हल्के जागीं। वह केवल साधक नहीं था, वह एक खलनायक रहा था, ऐसा जिसने कई राज्यों को भीतर से तोड़ा था। उसने सीखा था सामर्थ्य तलवार से नहीं, रहस्यों से टूटता है, और जो जितना धनी होता है उसके पाप उतने गहरे दफन होते हैं। सोना जितना चमकता है, कीचड़ उतना ही गहरा होता है, उसने मन में दोहराया। उसने अपनी आभा और भी सिमटा ली। स्वर्गीय काली अग्नि की छाया उसके चारों ओर एक अदृश्य आवरण बन गई। ये ज्वाला भड़कती नहीं थी, ये ढंकती थी। वो मुख्य द्वार से नहीं गया। महल की पश्चिमी दीवार के पीछे एक अंधेरा कोना था जहां प्रकाश कम था और पहरा अपेक्षाकृत ढीला। दीवार चिकनी थी, पर अर्जुन के लिए वह बाधा नहीं थी। नई नाड़ी संरचना सक्रिय हुई, ऊर्जा पैरों में संकेंद्रित हुई। वह बिना ध्वनि के ऊपर उठा और दीवार के किनारे पर स्थिर हो गया। नीचे आंगन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सैनिक घूम रहे थे, कुछ सेवक भोजन ले जा रहे थे। बीच में एक फव्वारा था, दाईं ओर अस्तबल, बाईं ओर एक लंबा गलियारा जो भीतर के कक्षों की ओर जाता था। अर्जुन ने अपनी दृष्टि बंद कर क्षण भर ऊर्जा संवेदन किया। महल के भीतर कई साधक थे, कम से कम 5 ऐसे जिनकी साधना गुरुकुल के सामान्य विद्यार्थियों से अधिक थी, संभवतः वीरेंद्र के कुल के निजी रक्षक। सीधे भीतर जाना जोखिम है, उसने सोचा, पर वह रुका नहीं। वो दीवार से नीचे उतरा, छाया की तरह। एक प्रहरी उसके निकट से गुजरा, पर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। अर्जुन की आभा अब इतनी गहरी परत में छिपी थी कि सामान्य ऊर्जा संवेदन उसे छू भी नहीं पा रहा था। वो गलियारे की ओर बढ़ा। भीतर संगमरमर की फर्श, दीवारों पर चित्र, स्वर्ण कलश और भारी पर्दे। ये संपन्नता केवल बाहरी वैभव नहीं थी, ये प्रभाव का प्रदर्शन था। अर्जुन ने एक कक्ष का द्वार धीरे से खोला। अंदर लेखा जोखा रखने का कक्ष था। लकड़ी की अलमारियां, ताम्रपत्र, कुछ मुहरबंद संदूक। उसने एक संदूक खोला, भीतर सोने के सिक्के, दूसरे में दुर्लभ औषधियां, तीसरे में कुछ मुहरबंद पत्र। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। उसने एक पत्र उठाया, मुहर तोड़ी नहीं, केवल ऊर्जा से उसके भीतर की स्याही की तरंगों को पढ़ने का प्रयास किया। नई नाड़ी संरचना का एक और प्रयोग। शब्द धुंधले से उसकी चेतना में उभरे। गुरुकुल के भीतर हमारे लोग सक्रिय हैं। अगली पूर्णिमा से पहले कार्य पूर्ण होना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो निषिद्ध ऊर्जा का आरोप बढ़ाया जाए। अर्जुन की मुस्कान गहरी हो गई। तो ये केवल बदला नहीं है, उसने सोचा, ये षड्यंत्र है। उसने और पत्र देखे। एक में नगर के कुछ अधिकारियों को भेजे गए उपहारों का उल्लेख था, दूसरे में सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध औषधि व्यापार का संकेत, तीसरे में एक नाम जो उसे चौंका गया। गुरुकुल का एक वरिष्ठ सेवक, तो जड़ें भीतर तक हैं, उसने मन ही मन कहा। अचानक उसे आभास हुआ, पास के कक्ष में कोई जागा है। उसने तुरंत पत्रों को यथास्थान रखा। केवल एक छोटा सा ताम्रपत्र अपनी वस्त्र की भीतरी परत में सरका लिया, साक्ष्य के लिए। कदमों की आहट बढ़ रही थी। अर्जुन ने दीवार के पीछे स्वयं को समेट लिया। 2 सैनिक भीतर आए। यहाँ कुछ हिला था। उन्होंने चारों ओर देखा, कुछ नहीं पाया और चले गए। अर्जुन की दृष्टि गंभीर हो गई। उसे अब स्पष्ट था, वीरेंद्र का परिवार केवल क्रोधित कुल नहीं था, वे गुरुकुल को भीतर से प्रभावित कर रहे थे। अफवाहें केवल पहला चरण थी। संभवतः आगे कोई बड़ा कदम उठने वाला था, शायद उसे निष्कासित करवाना या सार्वजनिक रूप से अपमानित करना। यदि मैं केवल बचाव करता रहूंगा, उसने सोचा, तो वे जीत जाएंगे। वो और भीतर बढ़ा। एक निजी कक्ष के सामने पहुंचकर वह रुका। भीतर से धीमी आवाजें आ रही थीं। उसकी आभा सचमुच बदल गई है। तो आरोप को और हवा दो। यदि परिषद जांच बैठाएगी तो हम प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे। अर्जुन का रक्त ठंडा हो गया। वे प्रमाण गढ़ने वाले थे। अब ये केवल अफवाह नहीं था, ये योजनाबद्ध फसाना था। उसने मन ही मन निर्णय लिया। उसे पर्याप्त जानकारी मिल चुकी थी। अभी टकराव का समय नहीं, अभी उसे इस जाल को उल्टा बुनना है। वह चुपचाप पीछे हटा। अंडरस्कोर। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल ऑडियो टेल FM चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।
आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां बनाने की ताकत देता है। आपके कीमती समय और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।